तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल और स्पिन स्पिन कपलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यानी हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्राप्त किए हुए पीक को सेवरल पीकों में विभक्त हो जाना स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहलाता है। यह स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। इसका कारण है कि नेबरिंग कार्बन एटम पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र से पड़ोसी कार्बन के प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इंटरेक्शन होता है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड में जब नेबरिंग कार्बन एटम पर भी हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो तीन तरह का मैग्नेटिक फील्ड उस कंपाउंड में उपस्थित होगा। एक उसका खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा है पड़ोसी कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के का चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से स्प्लिटिंग रिफ्लेक्ट करती है कि पड़ोस के कार्बन एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट कैसा है। तो इट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इफेक्टेड बाय द नेबरिंग कार्बन एटम्स प्रोटॉन। In low resolution, we obtain two peaks in CH2Cl and CHCl2। दो कार्बन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक कार्बन पर दो प्रोटॉन हैं, दूसरे कार्बन पर एक प्रोटॉन और दो क्लोरीन ग्रुप अटैच हैं। इस तरह से दो तरह के प्रोटॉन इसमें उपस्थित हैं। यदि हम इस कंपाउंड के लिए लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा को देखें तो लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा में हमें दो पीक प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ पर दो ही पीक हमें मिलेंगे क्योंकि एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग है। इस कारण से हमें यहाँ पर कितने पीक प्राप्त होते हैं? एक पीक प्राप्त होता है, दो पीक प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है जिस पर कि दो Cl और एक हाइड्रोजन उपस्थित है, ये एक हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट दूसरे कार्बन पर उपस्थित दो प्रोटॉन के एनवायरनमेंट से अलग है। यानी मिथाइन प्रोटॉन और मैथिलीन प्रोटॉन दोनों के उपस्थित प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग होगा और इस कारण से यहाँ पर हमें दो पीक प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, लो रिजोल्यूशन जो ऊपर वाला पीक है जिसमें दो पीक हमें दिखाई दे रहे हैं, ये लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा है और हमने इसमें ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। एच बी एक टाइप के प्रोटॉन के कारण है और एच ए जो है वो दूसरे टाइप के प्रोटॉन के कारण ग्राफ है। परंतु जब हम इनको हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं तो यहाँ पर जो पीक हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और पीक स्प्लिट होने का मेन रीज़न है कि पड़ोसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड पीक आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है HA। HA में देखिए आप कितने प्रोटॉन हैं? दो प्रोटॉन हैं। इसलिए लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन दोनों में HA का पीक HB से पीक से हाइट में ज़्यादा है। अब HB पर एक प्रोटॉन है, वो एक प्रोटॉन HA के प्रोटॉन्स के पीक को स्प्लिट कर देता है और चूंकि एक एडजेसेंट प्रोटॉन है इस कारण से एक पीक दो पीक में स्प्लिट हो जाता है।
H भी एक प्रोटॉन है, परंतु उसके नेबरिंग प्रोटॉन 2 हैं। इस कारण से यहाँ पर जब पीक में स्प्लिटिंग होता है तो एक हमें ट्रिपलेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट प्राप्त होता है। इट मीन्स फर्स्ट पीक जो है वो किसका है, लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा का है, जिसमें कि हमें नेबरिंग प्रोटॉन्स के बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलता है, परंतु हाई रिजोल्यूशन में जब हम देखते हैं तो हमें नीचे वाले पीक दिखाई देते हैं और HA का पीक एक डबलेट में और HB का पीक एक ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाता है और स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पर जो उपस्थित कार्बन परमाणु हैं उन पर प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से पड़ोसी कार्बन पर कितने प्रोटॉनों की संख्या है उस हिसाब से हमारे पीक में स्प्लिटिंग दिखाई देता है। और इसके लिए एक सामान्य फॉर्मूला है कि जो स्प्लिटिंग होता है वो नंबर ऑफ पीक होते हैं n+1, यानी एडजेसेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन n इजिकल टू है नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन। तो यहाँ पर होगा n इजिकल नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन 1 है तो हमें क्या मिलेगा, डबलेट। नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन 2 है तो हमें ट्रिपलेट। नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन 3 है तो क्या मिलेगा आपको, क्विंटेट। नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन 4 हैं तो आपको पेंटेट मिलेगा। इसी तरह से 5 हैं तो सेक्सटेट मिलेगा, 6 हैं तो हेप्टेट मिलेगा, 7 है तो ऑक्टेट मिलेगा एंड मोर देन 7 है, मोर देन 8 हैं तो हमें मल्टीप्लेट मिलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्बन है होने पर अलग अलग एक एक पीक का स्प्लिटिंग और अध्ययन करना कठिन कार्य हो जाता है। तो इस तरह से जो स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन है वो किस पर निर्भर करता है, पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी एक कंपाउंड की कि यहाँ पर इसमें हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि जितने पीक हम बात कर रहे हैं उतने पीक ही प्राप्त हों। कई बार उन पीक से वास्तविक पीकों की संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एल्कोहल के अंदर C2H5OH, C2H5OH के अंदर CH3CH2OH लिखते हैं। यहाँ पर OH कार्बन की यदि हम OH पर उपस्थित हाइड्रोजन के लिए यदि हम बात करते हैं तो OH के साथ एक कार्बन पर 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं। इसका मतलब कि इथाइल अल्कोहल के अंदर कितने पीक आपको प्राप्त होने चाहिए, 3 पीक। OH के हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन पर हमें 3 पीक प्राप्त होने चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पीक स्पष्ट रूप से 8 to 10 के बीच में होता है, इसलिए अलग से पहचान में आ जाता है। परंतु इस OH के बीच में किसी भी तरह का स्प्लिटिंग नहीं होता है। इसका कारण है कि OH ग्रुप का हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन डिफरेंट एथेनॉल मॉलिक्यूल पर रैपिड एक्सचेंज करता है, यानी अलग अलग जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन का फास्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है और ये फास्ट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बीच में इट मीन्स इन HN व H यदि हम देखें तो स्पिन कपलिंग वाली जो बात है, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन और मिथाइलिन प्रोटॉन जो कि OH ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसमें होती नहीं है। और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की इसका कारण है कि इसकी मूवमेंट और एक्सचेंज रेट, इसकी स्पीड, एक्सचेंज रेट की जो स्पीड है वो बहुत है, तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह के जो फास्ट एक्सचेंज, केमिकल एक्सचेंज वाले प्रोटॉन हैं वो अल्कोहल के अलावा एसिड ग्रुप में पाए जाते हैं। बहुत से कंपाउंड जिनमें जो है वो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सब अलग अलग स्प्लिटिंग न दिखाकर हमेशा एक औसत पीक दिखाई देते हैं और इसमें किसी प्रकार का भी स्प्लिटिंग नहीं पाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने जब इस बात का अच्छी तरह से अध्ययन किया तो अध्ययन करने पर देखा कि इफ़ एक्सचेंज रेट इज़ ग्रेटर देन 10⁻³ पर सेकेंड, या तो एक्सचेंज रेट 10⁻³ हो या 10⁻³ से ज़्यादा हो, तो उस समय पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप पर उपस्थित प्रोटॉन एक औसत पीक दिखाता है और इस पीक में किसी भी तरह का स्प्लिटिंग नहीं पाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम रासायनिक विनिमय या केमिकल एक्सचेंज का नाम देते हैं। ये केमिकल एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है वो बहुत लो टेम्परेचर पर कम हो सकती है और या फिर हम कोई बिल्कुल नॉन पोलर सॉल्वेंट लें जैसे DMSO, तो उसके अंदर ये नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह से OH पीक हमेशा एक औसत पीक दिखाता है। अब हम यहाँ पर पीक एरिया और प्रोटॉन काउंटिंग की बात करते हैं। एरिया जो कि सिग्नल के अंदर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिविंग राइज टू सिग्नल। जो एरिया सिग्नल के अंदर है वो किसके बराबर होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उपस्थित हैं। जो एरिया सिग्नल के अंदर उपस्थित है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर से नाप सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर हमारे NMR चार्ट के साथ ही लगा हुआ होता है और ये अपने आप जो स्टेप्ड कर्व हैं उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या निकाल सकता है और इसके अंदर ये NMR चार्ट क्रॉस्ड हैच होता है एंड वी कैन कैलकुलेट स्टेप हाइट बाय काउंटिंग स्क्वायर्स और स्क्वायर्स को काउंट करके हम इसकी स्टेप हाइट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि स्पेक्ट्रम टर्शरी ब्यूटाइल टॉलुइन का है तो एरिया ऑफ पीक ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर इन रेशो ऑफ 8.8:2.9:3.8। तो इस तरह से हमारे पास यदि टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं तो उनका रेशो हमें ये प्राप्त हुआ। तो इस रेशो को यदि हम देखें तो इसको हम एक कंप्लीट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो 2.9 है उस 2.9 से तीनों फिगर को हम डिवाइड करते हैं तो 8.8:2.9:3.8 all figures are divided by 2.9, then we get 3:1.0:1.3. It means 9:3:4.0. It means पीक एरिया में जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं, क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रल होगा, डेसिमल में हम इस वैल्यू को नहीं बता सकते, तो इसलिए ये जो है वो 9.0:3:4 के रेशो में प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम पीक एरिया या प्रोटॉन की काउंटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पीक्स के अंदर रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी होगी। पीक के अंदर जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो मैथमेटिक्स के पास्कल त्रिभुज के नियम से देखते हैं या पास्कल त्रिभुज के नियम से इनको बताया जाता है। पास्कल त्रिभुज के नियम के अनुसार यहाँ पर मैंने जो आपको टेबल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये पास्कल त्रिभुज के नियम के हिसाब से है और उसी के हिसाब से रिलेटिव इंटेंसिटी कैलकुलेट की गई है। तो ऑल द रिलेटिव इंटेंसिटी आर कैलकुलेटेड बाय पास्कल ट्राइंगल्स। टेबल में आप देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एडजेसेंट प्रोटॉन्स, देन सेकंड नंबर पे टेबल में है टोटल नंबर ऑफ पीक्स
एंड देन रिलेटिव इंटेंसिटी। यदि एडजेसेंट प्रोटॉन 0 होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीक्स 1 होंगे और रिलेटिव इंटेंसिटी 1 होगी। व्हेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडजेसेंट हाइड्रोजन 1 होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीक 2 होंगे और रिलेटिव इंटेंसिटी 1:1 होगी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन 3 होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन 2 होंगे, एडजेसेंट प्रोटॉन नंबर ऑफ पीक हम आएंगे 3 और 1:2:1 रिलेटिव इंटेंसिटी मिलेगी। इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एडजेसेंट प्रोटॉन 3, number of peak 4 and 1:3:3:1. Then adjacent proton 4, number of peak 5, relative intensity 1:4:6:4:1. Number of adjacent proton 5, number of peak 6, 1:5:10:10:5:1. और इसी तरह से when 6 adjacent proton peak 7, 1:6:15:20:15:6:1 relative intensity. Then 8 multiplied 7 adjacent proton 8 number of peak 1:7:21:35 21:7:1 एंड देन 8 होंगे तो मल्टीप्लाइड प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने आपको आज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल के बारे में बताया और पीक की रिलेटिव इंटेंसिटीज़ के बारे में आपको बताया। धन्यवाद।